सर ये तो हमें पता है कि डायग्राम बनाना है, ये भी पता है ग्राफ बनाना है, ये भी पता है पॉइंट फॉर्म में लिखना है, ये भी पता है ये चीज करनी है। लेकिन जब एग्जाम हॉल में जाते हैं ना तो उसको सोचे कैसे। तो मैंने बुक लिखी थी, उसमें ये मेरे हैंड रिटन आंसर्स थे, तो इनको तो मैंने खुद से लिखा ही है। तो अब मुझे पता ही है कि इनका मैंने किस तरीके से मतलब सोचा था। यदि आपने इस बुक को एकदम सीधा सीधा पढ़ा ना तो उतना ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा। बेनिफिट तभी होगा जब आप पहले ना मतलब आंसर्स लिखो, फिर आप ना उसके साथ कंपेयर करो। कंपेयर करने से आपको इसमें पता चलेगा। जब एग्जाम हॉल में मेरे सामने क्वेश्चन आया, मैंने क्या सोचा, किस तरीके से मैं लिखा, उसके बारे में आज अपन ना ज्यादा बात करेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो अभी आपने मेंस से आप सब लोग फ्री हो गए होंगे, और जो प्रीलिम्स को भी पास नहीं कर पाए थे यूपीएससी की, वो लोग भी ना मतलब अब इस स्टेज में होंगे कि उन्होंने 4-5 महीने मतलब कि और बढ़िया से पढ़ाई कर ली होगी, अपनी गलतियों पे काम कर लिया हो गया। जो भी नए स्टूडेंट हैं, वो भी 3-4 महीनों से पढ़ रहे हैं, तो उनकी भी ना मतलब कि काफ़ी हद तक मतलब कि तैयारी हो चुकी है कि वो आंसर राइटिंग कर सके। तो आज हमारा ये जो वीडियो है वो किसके ऊपर है कि आंसर राइटिंग आपको कैसे करनी है, और ये जो किस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से है, जो आईएएस अपना यूपीएससी वाला एग्जाम है और जो बड़े वाले क्वेश्चंस होते हैं उसके पर्सपेक्टिव में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने पहले भी है ना मतलब कि कुछ वीडियोस बनाए थे जिसमें आंसर राइटिंग के ऊपर मैंने आपको कुछ टिप्स बताई थी कि किस तरीके से आंसर राइटिंग करनी है। लेकिन फिर एक मतलब कि जेन्युइन डाउट आया था बच्चों की तरफ से, सर ये तो हमें पता है कि डायग्राम बनाना है, ये भी पता है ग्राफ बनाना है, ये भी पता है पॉइंट फॉर्म में लिखना है, ये भी पता है ये चीज करनी है। लेकिन जब एग्जाम हॉल में जाते हैं ना तो उसको सोचे कैसे। सर आप अपना मॉडल आंसर से बताओ ना कि ना मतलब किस तरीके से आंसर राइटिंग करनी है। तो इस बार आंसर राइटिंग के साथ थिंकिंग इन द एग्जाम हॉल, कि जब एग्जाम हॉल में मेरे सामने क्वेश्चन आया, मैंने क्या सोचा, किस तरीके से मैं लिखा, उसके बारे में आज अपन ना ज्यादा बात करेंगे। ठीक है, उससे पहले ये सारी चीजें होने से पहले आपको हर इस प्रकार के मैं आपके 10-15 सेशन लाऊंगा, जिससे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के ना प्रैक्टिस हो जाएगी कि किस तरीके से वो ना सेशन मतलब कि किस तरीके से वो आंसर लिखते हैं। ठीक है, तो लेकिन उससे पहले हर सेशन में मैं आपको कुछ आंसर राइटिंग टिप्स दूंगा। आज जो बेसिक आंसर राइटिंग टिप्स है वो दूंगा। धीरे धीरे जब मतलब आपको 4-5 के बाद है ना मतलब थोड़ी मॉडरेट लेवल की और फिर एडवांस लेवल की। ठीक है, तो सबसे पहले आज की जो आंसर राइटिंग टिप्स है ना, टिप्स नंबर 1 जो आज है वो है कि आपको ना स्ट्रक्चर क्वेश्चन का है ना वो मेंटेन करना है। ठीक है, स्ट्रक्चर क्वेश्चंस का क्या होता है, स्ट्रक्चर जो क्वेश्चन का यदि आप देखोगे तो वो होता है सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन होता है। इंट्रोडक्शन के बाद आपका कंटेंट वाली जो कंटेंट पार्ट होता है और बॉडी पार्ट होता है वो है, और लास्ट में आपको क्या करना है कि कंक्लूजन वाला पार्ट करना है। तो अब है ना मतलब कई बार बच्चों का क्वेश्चन आता है कि कई क्वेश्चन ऐसे बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं कि ना व्हाट आर द मतलब कि इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन वुमेन, इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आया तो सर जैसे वो पॉइंट फॉर्म में लिखे नहीं, किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो उसका आपको इंट्रोडक्शन क्या है, मस्ट है। और यदि आपके पास यदि फिर एक डाउट आता है कि सर लास्ट में यदि 2-3 मिनट मिली हुई है बची हुई है किसी क्वेश्चन को लिखने के लिए, तो भी क्या, तो भी आपको इंट्रो बॉडी और कंक्लूजन पक्का ही लिखना है। फिर इंट्रोडक्शन करने के कुछ तरीके होते हैं, अपन उनकी बात करते हैं कि इंट्रोडक्शन हम किस किस तरीके से कर सकते हैं। बच्चों को डाउट आता है कि सर आप इंट्रोडक्शन बता तो देते हो लेकिन इंट्रोडक्शन है ना हम किस तरीके से लिखें। इंट्रोडक्शन करने के कुछ तरीके होते हैं, 6-7 तरीके जो फिक्स होते हैं ना, उनको यदि आप याद कर लोगे ना, सबसे ज्यादा आप कभी भी देखोगे ना पेपर छूटने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है। पेपर छूटने का सबसे बड़ा कारण होता है कि क्वेश्चन में आपका टाइम है ना स्टार्ट होने में ज्यादा टाइम लगा दिया। तो स्टार्ट होने में ज्यादा टाइम लगा, इसका मतलब है सर कि इसका मतलब कि इंट्रोडक्शन के कुछ आपके पहले से तैयार करके जाते थे क्या एग्जाम से पहले। ये बड़ा क्वेश्चन आता है कि सर क्या इंट्रोडक्शन है ना एग्जाम में जाने से पहले आप तैयार करके जाते थे क्या। तो यदि ऑप्शनल सब्जेक्ट है ना उसमें तो बहुत सारी डेफिनेशन से आप स्टार्ट कर सकते हो, तो वहां मतलब याद करके जाते थे। लेकिन जो जीएस है, जीएस में हम याद नहीं करते थे, वहां पे बनाते थे, लेकिन एक कैटेगरी फिक्स होती थी कि इस कैटेगरी से स्टार्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ना सबसे मतलब कि जो बेस्ट कैटेगरी होती है उसको मैं सबसे ऊपर रख रहा हूँ, वो होती है करंट अफेयर की। करंट अफेयर नहीं बोलूंगा मैं, इसमें करंट कॉन्टेक्स्ट बोलूंगा मैं। ठीक है,
जैसे ही कोई आपसे कोई क्वेश्चन पूछा और यदि आप उसका करंट कॉन्टेक्स्ट बता देते हो ना कि ये इसलिए पूछा गया है, तो फिर आपका क्वेश्चन है ना बहुत ज्यादा मतलब कि प्रभावशाली हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि ना मतलब स्पंज सिटी वाला जब डिस्कशन में चल रहा था, तब हम क्वेश्चन पूछा गया था फ्लड से रिलेटेड। अब फ्लड से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही मैंने कॉन्टेक्स्ट बता दिया कि ये स्पंज सिटी के कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस तरीके से यदि आप करंट अफेयर और करंट कॉन्टेक्स्ट के साथ यदि आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हो, तो वो वन ऑफ द बेस्ट इंट्रोडक्शन होता है। फिर सेकंड प्रकार का इंट्रोडक्शन किससे हो सकता है? वो हो सकता है कि आप किसी फैक्ट एंड डेटा से है ना जो भी बात लिखी हुई है ना क्वेश्चन में उसको प्रूव कर दो। जैसे कि इंडिया की है ना मतलब कि इकोनॉमी के बारे में कुछ बात लिखी हुई है और आप बोलो कि इंडिया का जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो कम ग्रोथ कर रहा है, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन है और उसमें आप डेटा दे दो, कोई फैक्ट बता दो, तो ये बहुत ही शानदार मतलब एक तरीका होता है इंट्रोडक्शन करने का। फिर इंट्रोडक्शन करने का थर्ड तरीका क्या हो सकता है? और आप ना बताना कि आप आज तक इंट्रोडक्शन है ना किस चीज से करते रहे थे, आपको कौन सा इंट्रोडक्शन है ना मतलब कि अच्छा लगता है, ये आप जरूर है ना मतलब कि बताना। और कुछ क्वेश्चनों का इंट्रोडक्शन आपने जो लिखा हो आपको लगा वो बहुत बढ़िया है, तो वो भी यहाँ पे जरूर लिखना। थर्ड टाइप का जो इंट्रोडक्शन होता है ना, जैसे अपनी बहुत सारी इंडेक्स आती हैं, अपनी बहुत सारी है ना मतलब कि रिपोर्ट्स आती हैं, या कोई करंट में ना कमिटी बैठी हुई होती है, कमिटी, कमीशन या सुप्रीम कोर्ट का कोई ना जजमेंट वगैरह आ गया, ठीक है। जैसे अभी कोई ग्लोबल हंगर रिपोर्ट आई, ठीक है, या मतलब कि कोई मतलब जो मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी की रिपोर्ट आई, तो उसमें रिपोर्ट और इंडेक्स से रिलेटेड है ना कई बार है ना मतलब जो भी रिपोर्ट में कुछ रैंकिंग अपनी खराब होती है या कुछ इंप्रूवमेंट होता है ना, तो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे आरएस के स्टूडेंट को पता होगा जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अपनी बढ़िया रैंक आई थी, तो ईज ऑफ डूइंग पे ना मतलब कि क्वेश्चन पूछ लिया था। तो उस प्रकार की है ना ये वो रिपोर्ट कहाँ से आई, कि कौन उसको जारी करता है, कौन से ईयर की है और उसमें इंडिया की क्या पोजीशन थी, आप वहां से स्टार्ट कर सकते हो। तीन प्रकार के इंट्रोडक्शन हो गए। फिर अपन आते हैं इंट्रोडक्शन करने के चौथे तरीके पे, ठीक है। इंट्रोडक्शन करने का सर चार तरीका, और कौन सा चौथा तरीका हो सकता है भाई? चौथा तरीका हो सकता है कि आप ना डेफिनेशन से स्टार्ट कर लो, ठीक है, कि जो भी मतलब कि कीवर्ड किसकी इसमें डेफिनेशन किसकी लिखनी है आपको, कीवर्ड जो भी उसका सबसे मेन जो भी मतलब क्वेश्चन के अंदर जो भी मेन कीवर्ड हो ना उससे रिलेटेड उसकी जो डिफाइन मतलब डेफिनेशन भी है ना। अब डेफिनेशन कौन सी, इसलिए जितना भी सिलेबस में वर्ड लिखे हुए हैं ना जो उनकी एक बढ़िया डेफिनेशन जो ओवरऑल है ना मतलब कि कंपेयर करती हो, उस प्रकार की डेफिनेशन को आपको लिख सकते हो। यदि उस प्रकार की डेफिनेशन नहीं मिले, फिर आप उसके बैकग्राउंड या उसका हिस्टोरिकल जो एस्पेक्ट है ना उससे भी आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हो। बैकग्राउंड कैसे? जैसे आपसे किसी प्रकार की ना रिवॉल्यूशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया, आप उसके बैकग्राउंड से आपने क्वेश्चन को स्टार्ट कर दिया। आर्ट एंड कल्चर का कोई क्वेश्चन पूछा गया, आप उसके बैकग्राउंड और उसके हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से है ना मतलब कि वो स्टार्ट कर सकते हो। अब आपको लगेगा सर इस बैकग्राउंड को कैसे कर सकते हो, इसका एग्जांपल तो बताओ। इसलिए मैंने क्या किया ना कि आपको इस हर जो भी मतलब वीडियो आएगा उसमें एक दो क्वेश्चंस के बारे में मैंने क्या एग्जाम में कैसे थिंकिंग की, कौन सा टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन मेरे दिमाग में आया, क्या क्या इंट्रोडक्शन कर सकते थे उनके बारे में, ठीक है। पांचवा हो गया। छठा जो है वो समरी कर सकते हो आप। समरी, जैसे समरी क्या होती है, जैसे किसी भी बुक को आप स्टार्ट करते हो तो उसमें इंडेक्स होती है कि मैं ना मतलब इस बुक के अंदर ये चीजें है ना मतलब कि आएंगी, ठीक है। तो इसमें आप ना मतलब एक समरी टाइप में दे सकते हो। समरी टाइप में कैसे दे सकते हो कि जैसे आपने जो भी क्वेश्चन में आगे चीजें बताने वाले हो ना उसको एकदम समराइज कर दो। ये क्वेश्चन के अंदर है ना ये डायमेंशंस कवर की जाएंगी, ये सॉल्यूशन गवर्नमेंट के अप्रोचेस, सॉल्यूशन और वे फॉरवर्ड को कंक्लूड करते हुए इस प्रॉब्लम को एक है ना फ्यूचरिस्टिक डायमेंशन देना चाहेंगे। इस तरीके से आप ना जो पूरा क्वेश्चन है ना उसकी समरी करके भी ना मतलब आप ना एक प्रकार का इंट्रोडक्शन कर सकते हो। सातवां इंट्रोडक्शन क्या हो सकता है कि एक सिंपल इंट्रोडक्शन हो, ठीक है। सिंपल इंट्रोडक्शन में क्या कर सकते हो, आपकी ना री एक्सप्लेन कर सकते हो किस चीज को, जो क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी दी हुई है, ठीक है।
जो क्वेश्चन के अंदर मेंशन किया हुआ है उसी चीज को अलग वर्ड में आप ना री एक्सप्लेन कर सकते हो। लेकिन इस प्रकार का इंट्रोडक्शन को लिस्ट सजेस्ट करूंगा। लेकिन मैंने जैसे बताया ना स्टार्टिंग में कि स्ट्रक्चर तो होना ही चाहिए, कि इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन तो आपकी होनी ही चाहिए। तो अब कई बार लगता है कि सर कोई इनमें से कोई इंट्रोडक्शन है ना याद ही नहीं आ रहा, अब क्या करूं? अरे याद नहीं आ रहा तो भी कोई बात नहीं है, उस क्वेश्चन को री एक्सप्लेन करके सबसे जो सिंपल एक इंट्रोडक्शन हो सकता है वो लिखो। तो हमने क्या चीज इसकी देखी? हमने चीज ये देखी कि आप ना 6 प्रकार से इंट्रोडक्शन, 7 प्रकार से इंट्रोडक्शन लिख सकते हो। करंट एस्पेक्ट, करंट कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए, फैक्ट्स डेटा को देखते हुए, इंडेक्स रिपोर्ट, करंट अफेयर वगैरह को देखते हुए, और ये जो बाकी अपने सारे हैं। ठीक है, ये चीज आज को मैंने आपको इंट्रोडक्शन के बारे में बताई। फिर इसी तरीके से हम बॉडी का भी देखेंगे, कंक्लूजन का भी देखेंगे, क्या क्या तरीके हो सकते हैं, उनकी क्या क्या डायमेंशंस हो सकते हैं, उन पे देखेंगे। आज हम जो जिसकी बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि एक क्वेश्चन का ना मतलब बताओ। तो जैसे आपको मतलब पता ही है, जो मैंने बुक लिखी थी उसमें ये मेरे हैंड रिटन आंसर्स थे, तो इनको तो मैंने खुद से लिखा ही है। तो अब मुझे पता ही है कि इनका मैंने किस तरीके से मतलब सोचा था, तो उसके बारे में बताता हूं। ठीक है, तो अभी वीडियो पॉज करो, इस क्वेश्चन के बारे में सबसे पहले खुद सोचो। आप इंट्रोडक्शन मत देखो, ये आपके पास बुक है तो बुक को आप क्या कर लो, ओपन कर लो, और ओपन करके ना इस क्वेश्चन को पहले ना मतलब कि खुद से पढ़ो। यदि इस क्वेश्चन को आप खुद से एक बार पढ़ लोगे ना तो फिर आपको मतलब कि ये क्वेश्चन यदि आपने खुद से पढ़ लिया ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप इसमें क्या लिखने वाले हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को क्या करना है, आपको पहले देखो कि इसमें आपको क्या लिखना है, क्या उत्तर आपको समझ में आ रहा है, उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन सुनना, आपको समझ में आएगी बहुत सारी चीजें। ठीक है, चलो आपने, आई होप कि वापस से पॉज करने के बाद आपने लिखा होगा और अब चेक कर रहे हो आप। ठीक है, तो देयर इज ए नीड फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ पर्सन फाउंड गिल्टी ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट कमेंट इन द वर्ड। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि जो हमारा आरपीए एक्ट है, आरपीए एक्ट के अंदर जो भी है ना मतलब कि कई बार है ना करप्ट प्रैक्टिसेस के अंदर यदि अपने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव यदि पकड़े जाते हैं तो उनको डिस्क्वालीफाई करने की प्रोसेस को सिंपल बनाना बहुत जरूरी है। ये क्वेश्चन था। अब मेरे पास क्या था, करंट कॉन्टेक्स्ट में ना आंसर है ना मतलब कि स्टार्ट करने का ऑप्शन था, जैसा पहला इंट्रोडक्शन में था। और करंट उस टाइम पे है ना मतलब कि मुझे याद है कि जब ये क्वेश्चन आया था हमारे टाइम पे, उस टाइम पे कोई सिक्किम का कोई केस ऐसा हुआ था जिसमें ना मतलब कि डिस्क्वालीफाई किया गया था। तो मुझे वो कॉन्टेक्स्ट ध्यान में था। मैंने क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मुझे लगा कि वो एक पर्टिकुलर पार्टी से बिलोंग करते हैं और उस पार्टी का नाम मेंशन करना यहाँ सिविल सर्विसेज न्यूट्रलिटी के थोड़ा सा खिलाफ हो जाएगा। तो बाकी उस चीज को तो नहीं लिखेंगे अपन। वो पहला ऑप्शन कटने के बाद मेरे पास रहा कि ना डेटा के साथ ना कुछ स्टार्ट कर सकते हैं या वो कमिटी की कोई रिपोर्ट इंडेक्स वगैरह से स्टार्ट कर सकते हैं। तो फिर मेरे को वहां पे एक है ना मतलब कि जो याद था कि ये जो एडीआर एसोसिएशन है ना उसका और नेशनल इलेक्शन वॉच है ना, उनकी एक रिपोर्ट के अंदर ये बताया गया था कि जो अपने 43% ऑफ है ना मतलब पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं उनके किसी न किसी प्रकार का ना क्रिमिनल केस उनके खिलाफ पेंडिंग है। इसलिए अपने को अब देखो दिस नंबर रेजेस द क्वेश्चन फॉर द सिंपली। अब मैंने क्या था कि ये देखो क्वेश्चन में पूछा गया था कि क्यों करने की जरूरत है, मैंने उसको पहली चीज में बता दिया। देखो ये फैक्ट है, इतने सारे लोग हैं इसलिए डिस्क्वालीफाई करना अपने को मतलब कि और है सिंपल है करना चाहिए। ठीक है, अब ये चीज होगी। अब यदि आपको मतलब ये बताना है कि किसी चीज को सिंपल करना चाहिए, इसका मतलब है कि पहले कोई ना कोई प्रोसीजर तो एग्जिस्ट करता होगा ना, उसी को तो आप सिंपल करोगे ना। तो अब है ना मतलब कि करंट सेटअप बताओ। अब देखो इसमें सीधी सी बात ये थी ना कि आपको इन्होंने बोला कि सिंप्लीफिकेशन करना है प्रोसेस का, तो यदि आप ये नहीं बताओगे कि ना मतलब कि अभी करंट में क्या प्रोसेस है तो इस क्वेश्चन का क्या फायदा होगा। तो फिर है ना मतलब कि मैंने इसका देखा कि करंट प्रोसेस जो है उसके बारे में लिखता हूं। अब माइक्रो डायग्राम, जैसे मैं आपको ना मतलब आज इंट्रोडक्शन करना सिखाया, वैसे जब बॉडी वाला पार्ट देखेंगे तो उसमें बताएंगे कि किस तरीके से ना मतलब कि माइक्रो डायग्राम बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या बनाया, एक माइक्रो डायग्राम बना दिया ताकि उसमें ना मतलब कि सेक्शन को सीधा सीधा दिखा सकूं। ठीक है, तो मैंने आरपी एक्ट का सेक्शन 123, सेक्शन 9 और सेक्शन 8 इनके अंदर मतलब कि जो डिस्क्वालिफिकेशन के जो वो थे उनको लिखा। उसके अलावा मैंने किसका रेफरेंस दिया, कॉन्स्टिट्यूशन का भी रेफरेंस दिया कि वहां पे भी है ना मतलब हम डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। तो कौन कौन से आर्टिकल है, 102 है और 191। 191 किसके लिए है, एमएलए के लिए, और एमपी के लिए कौन सा है, 102। ठीक है,
अब बहुत सारी बार बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर आर्टिकल कितने यूज करने हैं, आर्टिकल हमें याद करने हैं क्या जीएस2 के अंदर। भाई देखो, अब आर्टिकल याद किए बिना ये यहाँ पे आप है ना मतलब कि किस तरीके से लिखोगे। और सेकंड चीज आती है कि सर कई बार जो नॉलेज होता है उसको देखो उन्होंने पूछा तो है कि मतलब कि सिंप्लीफिकेशन के अंदर, लेकिन उसको किस तरीके से यूज करना है, ये दो चीज आपको आर्टिकल्स याद होने भी चाहिए और सेकंड आपको तरीका आना भी चाहिए जिस तरीके के थ्रू आप उनको यूज कर सको। और इस तरीके से आपको जैसे यदि आरपी है ना सीधा का सीधा मेंशन है अपने सिलेबस के अंदर, तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस आपको याद भी होने चाहिए थे। वो दो चीजें इसमें क्या हो गई अपनी क्लियर होगी। इसका क्लियर होने के बाद अब है ना मतलब मैंने बताया कि देखो इतनी सारी प्रेजेंस है ना मतलब कि प्रोविजंस की है, सेक्शन 8A भी है उसमें ना मतलब कि हायर कोर्ट में जा सकता है, स्लो रेट ऑफ डिस्पोजल है कोर्ट्स के अंदर। तो इसमें क्या मिलता है, सफिशियंट है ना मतलब टाइम मिल जाता है। तो ये चीज मैंने उनको बताई। अब देयर इज ए नीड फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसेस। अब है ना सिंप्लीफिकेशन क्यों करना चाहिए उसके बारे में बताया, ठीक है। तो यहां से ना मेरा जो क्वेश्चन का जो मेन पार्ट था उसको मैंने यहां स्टार्ट किया और इसको मैंने किस में डाल दिया, बॉक्स के अंदर डाल दिया। बॉक्स के अंदर डालने से इसकी देखो विजिबिलिटी थी ना वो एकदम आसानी से दिख रही थी। अब देखो आप इस क्वेश्चन को यदि ऊपर से देखते ना तो उसको दिख जाता कि यहां से ये जो पार्ट है ना वो स्टार्ट हो रहा है कि ना मतलब कि प्रोसीजर को ना सिंपल क्यों करना है, ठीक है। तो फिर उसमें मैंने पहला कारण बताया, मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको जो भी बॉडी लिखो उसको सब हेडिंग्स में डिवाइड करके लिखना, ठीक है। तो मैंने पहली सब हेडिंग क्या लगाई, कंसिस्टेंसी और यूनिफॉर्मिटी रहेगी, ठीक है। अब देखो अलग अलग जगह कॉम्प्लेक्स लॉज है, कॉम्प्लेक्स लॉज का इंटरप्रिटेशन भी अलग होता है, उनमें ना बड़ा कंफ्यूजन होता है। कभी लगता है कि यार इस पार्टी वाले को तो आपने किया ही नहीं, इस पार्टी को कर दिया, तो वो सारे कंफ्यूजन इसमें क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अपन आगे चलते हैं। फिर इसी तरीके से मैंने सेकंड पॉइंट जो था तो सेकंड पॉइंट को लिखा कि भाई इसमें एकदम है ना मतलब जब लगेगा कि यार प्रोसीजर एकदम सिंपल होगी, आप डिस्क्वालीफाई करना ना बहुत आसान हो गया, तो फिर है ना मतलब आपको मतलब वो एक डेटरेंस एक ना मतलब डर क्रिएट करेगा। फिर स्ट्रीमलाइन हो जाएगी एकदम लीगल प्रोसेस, यदि किसी को अपील करना है तो एकदम सिंप्लीफिकेशन होगा, तो एकदम सारी चीजें क्या हो जाएंगी, स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। फिर जो अपनी डेमोक्रेटिक जो सेटअप है ना उसको मतलब एक है ना स्टैंडर्ड मिलेगा। इसमें हमेशा देखोगे ना आप सब हेडिंग लिखा है, सब हेडिंग को अंडरलाइन किया है और फिर उस हेडिंग को मैंने क्या किया, आगे एक्सप्लेन किया है। तो इन केस एग्जामिनर को यदि जल्दी जल्दी पढ़ना है तो भी उसको क्या होगा ना कि जो मेन मेन पॉइंट है ना वो देखो सीधे के सीधे ना मतलब दिख जाएंगे कि देखो ये थर्ड पॉइंट लिखा हुआ, ये फिफ्थ पॉइंट लिखा हुआ, तो उसको क्या हो जाएगा ना बड़ी आसानी से वो उन पॉइंट को क्या कर पाएगा, पढ़ पाएगा, ठीक है। तो इसलिए ना कभी भी यदि आप ना पूरा पॉइंट लिखो ना तो उसमें पहले सब हेडिंग निकाल दो ताकि ना एग्जामिनर को पता चल जाए इसी हेडिंग को एक्सप्लेन कर रहा है, तो उसको बहुत ही ज्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस आएगा, ठीक है। फिर जैसे मैंने हमेशा बताया आपको कि जीएस2 का कभी भी आंसर लिख रहे हो, डॉक्टर जेका वाला वीडियो किसने देखा जिसमें स्मार्ट ट्रिक बताई थी, तो उसमें बताया था कि जजमेंट्स वगैरह के बारे में ना मतलब वो लिखनी चाहिए। तो अब देखो इसमें ना जो पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन वर्सेस यूनियन गवर्नमेंट केस के अंदर है ना सुप्रीम कोर्ट ने भी ये मेंशन किया था कि इसकी जरूरत है और ये मतलब कि पार्लियामेंट को ये फ्रेम करने पड़ेंगे थ्रू ट्रांसपेरेंट एंड सिंप्लीफाइड प्रोसेस। अब देखो जो जजमेंट था ना उसका भी यूज कर लिया, कारण भी बता दिया, एग्जिस्टिंग प्रोविजन भी बता दिया, फैक्ट भी आ गए, इस तरीके से आ गया, ठीक है। अब फिर भी ना मतलब कि इस तरीके से पांच तो मैंने बड़े बड़े लिख दिए। फिर मुझे ऐसा लगता है कि यार पांच तो दुनिया ने बाकी दुनिया ने भी लिखे होंगे, कुछ सिंपल पॉइंट है जिनको ना मतलब लास्ट में लिख सकते हैं, तो उनको मैंने एक माइक्रो डायग्राम के थ्रू, अब ऊपर क्लाउड वाला डायग्राम बना लिया था तो यहाँ पे कोई दूसरा डायग्राम बनाना था, तो इसलिए मैंने ये दूसरा डायग्राम बनाया और वो तीन चार पॉइंट आसानी से लिख दिए, ठीक है। अब ये बॉडी पूरी हो गई। अब बॉडी पूरी होने के बाद कंक्लूजन के ऊपर जब आया ना तो कंक्लूजन के ऊपर है ना मतलब कि उस चीज को बैलेंस करने के लिए, ऐसा नहीं कि सब कुछ है ना मतलब कि आप जल्दी जल्दी सिंप्लीफाई कर दो किसी भी पार्लियामेंट के मेंबर को या एमएलए को जल्दी से वो कर दो, नहीं सर, इसमें आपको प्रिंसिपल ऑफ ना ड्यू प्रोसेस और फेयरनेस का ध्यान में रखना चाहिए। स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं लेकिन उसमें भी है ना एक है ना एडिक्वेट जो सेफ गार्ड है ना वो मतलब कि उसमें बचा के रखना चाहिए। तो ये एक फ्यूचरिस्टिक एक है ना मतलब बैलेंस्ड सिविल सर्वेंट का सा व्यू आ गया। तो ये देखो ये पहला क्वेश्चन लिखा, आई होप कि आपको ना मतलब कि समझ में आया होगा। मैं इसको आपको जूम आउट करके दिखाता हूं कि किस तरीके से इसकी फाइनल लुक भी देखो, मतलब देखो
जो एग्जामिनर की आंख को वो बढ़िया लगेगा ना, वो नंबर तो उसी को देगा। तो देखो ये पूरा इंट्रोडक्शन अलग दिख रहा है, बॉडी के अंदर पहला डायग्राम दिखा, फिर जो ये क्वेश्चन है उसको पूरा का पूरा अपन ने क्या किया, एकदम उसके 5 पॉइंट्स लिखे सब हेडिंग के अंदर, फिर एक केस के बारे में बताया, फिर 4 पॉइंट और उसको सब्सटेंड कर दिया, टोटल 9 पॉइंट्स हो गए। यदि 9 पॉइंट्स हो गए, उसका दिमाग यदि ऐसे चलेगा और वो ये सोचेगा 9 पॉइंट्स में है ना मतलब 4 एंड हाफ तो ही दे दूं, तो फिर वो 4.5-5 नंबर है ना मतलब मेरे को इसमें क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। इसी तरीके से अपन ये जो सेकंड क्वेश्चन है, इसको सेकंड क्वेश्चन को करने से पहले एक बार आप क्या करो, इसको पॉज करो वीडियो को, इस सेकंड क्वेश्चन को आप लिखो, लिखने के बाद कंपेयर करना कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, आपने कितना लिखा है। जैसे मैंने इस बुक का यूज करने में मैंने आपको बताया था कि यदि आपने इस बुक को एकदम सीधा सीधा पढ़ा ना, तो उतना ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा। बेनिफिट तभी होगा जब आप पहले है ना मतलब आंसर्स लिखो, फिर आप है ना उसके साथ कंपेयर करो, कंपेयर करने से आपको इसमें पता चलेगा। ठीक है, तो अब देखो क्या क्वेश्चन आया कि रिसेंट अमेंडमेंट्स हुए हैं जो आरटीआई एक्ट के अंदर, उनका एक है ना मतलब ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन के ऊपर बहुत फर्क है पड़ेगा। डिस्कस। अब कीवर्ड्स को कैसे समझते हैं, जो पीछे वाले पिछले वर्ड्स होते हैं उनका क्या मतलब होता है। जब भी डिस्कस वर्ड आता है ना, डिस्कस का मतलब है पॉजिटिव और नेगेटिव, आप उसको लिख सकते हो। ठीक है, चलो अब इसका इंट्रोडक्शन कैसे करेंगे। आप मतलब अब इस वीडियो को देख रहे हो तो अब आपके सामने आंसर आ गया, आई होप अब तक आपने इसका आंसर पहले लिख लिया होगा। ठीक है, तो इसके अंदर पहले तो ना अब आरटीआई का देखो मैंने क्या लिखा। ठीक है, आरटीआई में सेम वो थी। यदि मैं ना सबसे पहले इसको करंट कॉन्टेक्स्ट में ना आरटीआई में चेंजेस हुए थे उनके बारे में बताता ना, तो वो एक सिंपल इंट्रोडक्शन हो जाता 7th कैटेगरी का। ठीक है, हालांकि वो करंट कॉन्टेक्स्ट में था कि मतलब अभी भी जो चेंजेस आए हैं, लेकिन उसके बारे में तो ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। अब उसी को दूसरे शब्दों में लिखूंगा तो वो 7th टाइप का जो इंट्रोडक्शन होगा वो हो जाएगा, वो मेरी प्रायोरिटी में नीचे है। उस प्रायोरिटी से ऊपर मेरा क्या था, उस प्रायोरिटी से ऊपर था कि उसका ना बैकग्राउंड क्या, उसका कहां से उठ के आया। तो इसका बैकग्राउंड ये है, इसका एम क्या था कि ये ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को गवर्नेंस के अंदर है ना मतलब कि बढ़ाना चाहते थे। क्यों, किस तरीके से, बाय इंपावरिंग सिटीजन थ्रू मतलब असेस ऑफ इंफॉर्मेशन। यदि वो सिटीजन्स के पास इंफॉर्मेशन है तो वो अपने आप आ जाएगी। तो मैंने उसका क्या कर दिया ना, जो क्रक्स था ना, जो उसका बैकग्राउंड था, उसके बारे में पहले आरटीआई के बैकग्राउंड के बारे में बता दिया। ठीक है, बताने के बाद अब उसने ये पूछा ना कि रिसेंट अमेंडमेंट, तो सबसे पहले मेरे को ये बताने पड़ेंगे अमेंडमेंट हुए क्या। कई बार बच्चे क्या करते हैं ना कि उसका जो इंपैक्ट है ना उसको बताने लग जाएंगे। भाई इस तरह जैसे लास्ट क्वेश्चन में भी था ना कि सिंप्लीफाई करो प्रोसेस को। अरे भाई पहले प्रोसेस है उसको बताओ, फिर ही तो बताओगे ना क्या सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो इसी तरीके से इसमें ना जो अमेंडमेंट्स किए हैं तो उनके बारे में आपको बोलना है। अब अमेंडमेंट्स कैसे किए हैं, कौन कौन से अमेंडमेंट हुए, अब इसको प्रेजेंट करने के लिए मैंने क्या किया, माइक्रो डायग्राम का यूज कर लिया। या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे जैसे 1 2 3 4 5 इस तरीके से लिख सकते थे। मेरे को लगा थोड़ा सा ना मतलब उसको डायरेक्टली पता चल जाए कौन कौन से सेक्शन के अंदर है ना मतलब कि अमेंडमेंट्स हुए थे। तो मुझे उस टाइम पे अमेंडमेंट आए थे तो 13 16 और 27 के अंदर है ना मतलब कि वो चेंज हुए थे। अब बच्चों ने क्या किया ना 1 2 3 लिखा कि जो अब टर्म एंड कंडीशन ऑफ सीआईसी की है ना वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करेगी। इस तरीके से पॉइंट लिख सकते हो, वो भी इफेक्टिव है। लेकिन जब आप बताते हो ना पर्टिकुलर सेक्शन नंबर 13 ऑफ आरटीआई एक्ट में ना ये चेंज आया, तो उसकी तो बात ही कुछ अलग होगी, वो आप खुद भी समझ सकते हो। यदि मैं डायरेक्ट ये 3 चीजें पहले ऐसे लिखता ना तो आपको ना वो मतलब ऐसे लगता कि यार ये तो नॉर्मल चीज है। अब आपको ऐसे लग रहा है कि हाँ भाई इसको ना मतलब कि तीनों सेक्शंस के बारे में ना पता भी है और उस सेक्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है और क्या चेंज हो गया वो सारी चीजें भी पता है। तो इसके अंदर है ना मतलब कि पहले इसमें पूरा वो एकदम टेबल टाइप से बना दिया आपका कि कौन कौन से, हाँ इसको आप टेबल बना सकते थे, थोड़ा जल्दबाजी में नहीं लिखा होगा। तो जैसे कि पैरामीटर लिखा टर्म एंड कंडीशन। ठीक है, पहले क्या होता था वो टर्म ऑफ सीआईसी मतलब कितने साल के लिए है, तो पहले तो ना मतलब कि 5 साल के लिए होता था या 65 एज के लिए। अब सेंट्रल गवर्नमेंट उसको प्रिस्क्राइब करेगी। फिर उनकी सैलरीज के अंदर है ना क्या, पहले ये चीज और अब ये चीज, फिर इनकी सैलरीज अलाउंस और उसमें क्या होगा। ठीक है,
स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन वालों के लिए, ये सीआईसी के लिए, तो चीफ सेक्रेटरी की तरह था, अब ना सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड होगा। तो कोई भी चेंज बताने से पहले मैंने क्या किया है, उस चेंज का पहले क्या था, बाद में क्या हुआ और कौन कौन से पैरामीटर है। इसी तरीके से सेक्शन 16 के अंदर है ना, मतलब क्या चेंजेस हुए, सेक्शन 27 के अंदर क्या चेंजेस हुए। अब जब चेंजेस बता दिए आपने ना, मतलब इस क्वेश्चन को डील कर लिया, देखो कि ये बताया उसका एम, फिर चेंजेस बता दिए। अब है ना उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा ना, उसके बारे में अपन यहाँ पे लिखना स्टार्ट किया। ठीक है, ये प्रोफाउंड जो इंपैक्ट है उनको लिखना यहाँ से स्टार्ट किया। तो सबसे पहले चेंजेस इन द सैलरी ऑफ टर्म एंड जो इसमें चेंजेस उनकी सैलरी में हुए थे और सर्विसेज में हुए थे, और उसकी वजह से क्या हुआ, हमें ऐसा लगता है कि इन्फ्लुएंस कर सकता है उनके सिलेक्शन और फंक्शनलिटी को, तो उसके बारे में बता दिया। फिर आगे के पॉइंट्स लिखे। फिर उसी तरीके से जैसे लास्ट क्वेश्चन था ना, उसमें जैसे किया था ना कि आपने एक हेडिंग बनाई, सब हेडिंग है मतलब, और उस सब हेडिंग के अंदर उन चीजों को लिख दिया। तो उससे पता चल गया कि यार देखो इसको टेन्योर के बारे में पता है, इसको ना मतलब स्टेटस का रिडक्शन के बारे में पता है, और ना स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में जो चेंजेस है उसके बारे में भी पता है। अब जैसे मैंने क्या बताया, डिस्कस के बारे में था, तो डिस्कस में क्या लिखना है कि भाई रिवर्स भी लिखना है। लेकिन अब देखो क्वेश्चन ही ऐसा था जिसमें मतलब कि वास्तव में ना मतलब कि राइट टू इंफॉर्मेशन में चेंज लाने की वजह से कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा ही, और वो ज्यादातर फर्क है ना नेगेटिव नजर आ रहे थे। लेकिन मैंने डिस्कस में क्या बताया था, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लिखने हैं, डिस्कस का मतलब ये होता है दोनों वाले लिखने हैं। तो फिर मैंने कहा कि चलो इसकी अदर साइड ऑफ कॉइन के बारे में भी मतलब अपने को लिखना चाहिए, और फिर 1 2 3 कारण है ना मतलब उसके अमेंडमेंट के बारे में फेवर में भी लिख दिए। अब कंक्लूजन करते हुए कुछ है ना मतलब कि बढ़िया लेवल के बढ़िया सा कंक्लूजन करना था। तो ये देखो, ये कंक्लूजन क्या है, एक मिक्सचर टाइप में है। इस मिक्सचर के अंदर हमने किसका यूज किया, सेकंड एआरसी का भी यूज कर लिया, एक आरटीआई के कोर्ट का भी यूज कर लिया, और जो अपने गुड गवर्नेंस को भी बता दिया, और मतलब कि रिक्वायर्ड स्टैंडिंग ऑफ प्रोविजन मतलब एक फ्यूचरिस्टिक और पॉजिटिव नोड के ऊपर भी आंसर दे दिया। तो कंक्लूजन के अंदर जो मेनली होता है कि कंक्लूजन को करते समय मतलब फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए है भाई, ये पॉजिटिव होना चाहिए है, ये मतलब गुड गवर्नेंस की इसमें मेन मेजर लाइन भी आ गई। अब इस समय पे है ना कंक्लूजन पढ़ने के बाद उसको नंबर देने हैं, तो अब नंबर देते समय वो सोचेगा कि हाँ यार इन्होंने ना मतलब कि सारी चीज को लिखा है। आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, और आपको समझ में आ गया होगा कि आंसर राइटिंग के जो टिप्स हथियार को किस तरीके से यूज करना है। इस तरीके से आप यदि ना 15 20 30 क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी सुन लोगे ना, तो आपको समझ में ही आ जाएगा कि आंसर राइटिंग क्या है। और जो लोग खुद से प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो आप लोग तो बस किताब के साथ ना लगे रहो, मतलब खुद उत्तर लिखो किताब के साथ चेक करो, खुद उत्तर लिखो किताब के साथ चेक करो, आपकी तो आंसर राइटिंग की भी बहुत सारी नीड्स है ना अपने आप ही क्या हो जाएंगी, पूरी हो जाएंगी। ठीक है, पढ़ते रहो, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौरव बुडानिया। मैंने सीएससी 2020 में ऑल इंडिया 13th रैंक हासिल की थी। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के बीच में सबसे बड़ा डाउट रहता है सर कि जो ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं उनको किस तरीके से सॉल्व किया जाए, किस तरीके से मल्टी डायमेंशन आंसर लिखे जाए, किस तरीके से माइक्रो डायग्राम्स बनाए जाए और किस तरीके से समझा जाए। मैंने, आकृति ने और अदर्स टॉपर ने मिलके ये बुक लिखी है जो आपके प्रीवियस ईयर्स की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेगी और आपकी जो मेंस की तैयारी है उसमें काफ़ी हेल्पफुल होगी। आई होप यू विल लाइक इट। थैंक यू।